हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपकी जो सेकंड ग्रेड की मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रही हूँ उसमें आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो कवर करने जा रहे हैं डिमांड का टॉपिक। ठीक है, हालांकि एक क्लास में तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि डिमांड का जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, तो 2 या 3 क्लासेस उसकी लगेगी। 2 या 3 क्लासेस में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिमांड। अब देखिए बच्चों, डिमांड क्या होती है। जनरली हम ये मानते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए और हम उसके पैसे दे रहे हैं, वो डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। उसको हम इस लेक्चर में समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है जिसमें निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी है। क्या तत्वों का होना जरूरी है? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, क्रय करने हेतु साधन, साधनों को व्यय करने की तत्परता, वस्तु की कीमत और समय। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिमांड है किसी चीज़ की, तो एक तो उस वस्तु को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, दूसरा उस वस्तु को क्रय करने हेतु हमारे पास साधन होना चाहिए। साधन क्या होना चाहिए? हमारे पास पैसा होना चाहिए, है ना। क्रय करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, वो होना चाहिए। इसके अलावा मनी को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आप उसे खर्च नहीं करना चाह रहे, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है। दूसरा, वस्तु की एक फिक्स्ड कीमत होनी चाहिए, उसका प्राइस फिक्स होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जिस हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डिमांड आज की कर रहे हैं, बात 6 महीने पहले की कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, है ना। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मांग का जो कंसेप्ट है, डिमांड का जो कंसेप्ट है, वो मार्शल ने दिया है। मार्शल एक बहुत ही जाने माने फेमस इकोनॉमिस्ट हैं इकोनॉमिक्स के, है ना। बहुत ही शानदार अर्थशास्त्री रहे हैं। कौन? मार्शल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए, टैक्सेस में यूटिलिटी की बात करें, डिमांड की बात करें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम बताता है कि कीमत व मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध कैसे होता है? अगर प्राइस ज़्यादा है तो वस्तु की डिमांड कम की जाएगी, और अगर प्राइस कम है तो वस्तु की डिमांड ज़्यादा की जाएगी, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। ये देखिए, जैसे प्राइस 8 है तो वस्तु की डिमांड क्या है? इतनी है। फिर प्राइस ये है तो वस्तु की डिमांड ये है। फिर प्राइस ये है तो वस्तु की डिमांड ये है। फिर प्राइस ये है तो वस्तु की डिमांड ये है ना। ठीक है, समझ गए आप? क्या होता है, जब प्राइस ज़्यादा होती है तो वस्तु की डिमांड कम होती है ना। वस्तु की डिमांड कम होती है। जब प्राइस ज़्यादा है तो वस्तु की डिमांड क्या है? सिर्फ 2। जब प्राइस 6 हुई तो वस्तु की डिमांड हो गई 4। जब प्राइस 4 हुई तो वस्तु की डिमांड हो गई 6। और जब प्राइस 2 हुई तो वस्तु की डिमांड हो गई 8। वो मैंने उल्टा रिलेशन बता दिया था पहले, इसका सही रिलेशन ये है ना। क्या है, फिर से बता देती हूँ। जब प्राइस 8 है तब डिमांड है 2, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है इसलिए क्वांटिटी कम है। फिर प्राइस हमने 6 कर दी तो क्वांटिटी क्या हो गई? 4 हो गई, क्योंकि प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी बढ़ गई। फिर 4 करी तो 6 हो गई, और 2 है तो क्वांटिटी ज़्यादा है। इस तरीके से जो डिमांड कर्व बनता है वो नेगेटिव स्लोप वाला बनता है। चलिए अब देखिए, मांग वक्र की नीचे की तरफ स्लोप होने का क्या कारण है। डिमांड कर्व जो है वो लेफ़्ट टू राइट हमेशा
स्लोप वाला ही होता है सामान्य परिस्थितियों में। अब ये जो नेगेटिव स्लोप होता है उसका, वो किस रीज़न से होता है? एक होता है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, एक होता है स्थानापन्न प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि कोई जब चीज़ है हम उसका कंजप्शन करते हैं तो क्या होता है कि एक लिमिट के बाद उसकी उपयोगिता हमारे लिए घट जाती है ना। मान लीजिए आपको प्यास लगी, आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने गन्ने का जूस पीना उचित समझा प्यास लगने के कारण। अब क्या हुआ, आपने एक गिलास पिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने दूसरी गिलास पिया तो आपको ठीक ठाक लगा, जब आपने तीसरी गिलास पिया फिर आपका मन भर गया, जब चौथी गिलास आपको दी जाएगी तब आप कहेंगे नहीं भैया अब मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। आय प्रभाव का सिंपल मतलब है कि आय घटने बढ़ने से मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानापन्न प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो वस्तु आप लेना चाह रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूशन क्या अवेलेबल है, ठीक है, उनकी कीमतें क्या है, तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए मांग के प्रकार, काइंड ऑफ डिमांड। सबसे पहला है कीमत मांग। कीमत मांग क्या होती है? विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की मात्रा क्या कहलाती है? कीमत मांग कहलाती है। आय मांग की बात करें तो आय के जो विभिन्न स्तर होते हैं उस पर मांगी गई मात्रा क्या कहलाती है? आय मांग कहलाती है। प्रति मांग की बात करें, प्रति मांग क्या होती है? प्रति मांग में दो तरीके की बात करते हैं हम, एक करते हैं पूरक वस्तुओं की, दूसरी करते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की। पूरक यानी सप्लीमेंट्री गुड्स और स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूशन गुड। पूरक वस्तुएं वो होती है जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती है ना। जैसे पेन इंक हो गई, अब पेन के बिना इंक की कोई वैल्यू नहीं, इंक के बिना पेन की कोई वैल्यू नहीं, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की बात करें तो चाय और कॉफ़ी की बात हो गई। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो क्या करेंगे, लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर पेन की प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, इंक की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर है? आगे देखिए, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में कीमत व मांग का ऋणात्मक संबंध होता है। जब हम सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं तो मांग का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? कीमत और मांग का संबंध ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव स्लोप होता है डिमांड कर्व का। अब देखिए मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच को हम सिंपल भाषा में समझे तो कीमत जरा सी घटने या बढ़ने पर वस्तु की डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है उसको मांग की लोच कहा जाता है। एक ये कंबाइंड जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया है, इसमें सारा मैंने कंबाइंड आपको मांग की जो लोच है उसके बारे में बता रखा है। इसके बाद में सिंगल आपको डायग्राम से भी बताऊंगी कि मांग की लोच एक्चुअल होती क्या है। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका सिंपल डिमांड कर्व है। अब डिमांड कर्व का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? उससे अगर नीचे चलते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होती है। सेंटर पॉइंट जो होता है डिमांड कर्व का, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? =1 होती है। और जैसे ही हम सेंटर पॉइंट से नीचे आते हैं, सेंटर पॉइंट से नीचे आने के बाद इलास्टिसिटी जो है वो <1 हो जाती है। और लास्ट का जो पॉइंट है वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है आपकी? =0 होती है।
है ना। अब देखिए मैं ये समझाती हूँ आपको इस डायग्राम में। यहाँ पे देखिए आप, ये जो डायग्राम दे रखा है फर्स्ट वाला, ये इसमें क्या है कि यहाँ पे प्राइस है और जब प्राइस यहाँ थी तो डिमांड यहाँ तक थी, जब प्राइस कम हुई तो डिमांड यहाँ तक हो गई। यानी क्या है, ये लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी आप यहाँ का और यहाँ का, आप यहाँ और यहाँ का डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ का डिफरेंस कम है, यानी कि प्राइस ज़्यादा कम हुई है, सॉरी प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा आया है लेकिन डिमांड में डिफरेंस बहुत कम आया है। ठीक है, अगले डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या है, जितना प्राइस में डिफरेंस है उतना ही क्वांटिटी में डिफरेंस दिखाया गया, तो इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल्स टू 1 है। थर्ड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो डिमांड है, जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो कम है और क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। यानी इलास्टिसिटी जो है वस्तु की वो क्या है, मोर देन 1 है। इसके अलावा आगे बात करें तो ये वाला जो डायग्राम है इसमें प्राइस में हल्का सा चेंज आने पर, न के बराबर चेंज आने पर भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब इनफाइनाइट इलास्टिक है ना, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। और ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या दिखा रखा है कि प्राइस में चाहे जितना चेंज आ जाए डिमांड उतनी ही रहेगी, है ना। क्या दिखा रखा है, प्राइस चाहे जो भी रख ले हम, डिमांड क्या है, उतनी ही है। ये जो चीज़ होती है, ये नेसेसिटी वाली जो वस्तु होती है उसमें होती है। जैसे नमक है ना, नमक की प्राइस अभी शायद 25 रुपये या 30 रुपये समथिंग होगी मेरे हिसाब से। अगर नमक की प्राइस 5 रुपये हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि हम नमक 2 चम्मच डाल रहे थे तो 4 चम्मच डालने लग जाएंगे खाने में, है ना। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शायद कुछ रह गया है, एक चीज़ रह गई, मांग के नियम के अपवाद रह गए, है ना। मांग के नियम के अपवाद रह गए आपके, कि मांग का नियम किस चीज़ पे लागू नहीं होता। देखिए मांग, ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। वेबलिन गुड्स जो होती है उस पे मांग का नियम काम नहीं करता। वेबलिन गुड्स क्या होती है, कंस्पिशियस कंजप्शन होता है, यानी कि प्रेस्टीज वैल्यू की जो चीज़ें होती हैं उस पे वेबलिन प्रभाव उसको कहते हैं। फिर होता है आपका गिफिन गुड। गिफिन गुड क्या होती है, एक विशेष प्रकार की हीन वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की डिमांड घटती है। लेकिन गिफिन गुड्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। और फिर है आपका बैंडवैगन इफ़ेक्ट। बैंडवैगन इफ़ेक्ट होता है भेड़चाल, यानी कि कोई फैशन चल रही है मान लो, तो लोग क्या चाहेंगे कि अरे यार अभी तो ये फैशन चल रही है, ये चीज़ तो हम भी लेंगे, चाहे वो अच्छी है या बुरी है ना। तो उसको बैंडवैगन इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसको लोग मतलब इसने लिया है तो मैं भी लूँगा, ये फैशन है तो मैं भी लूँगा, उस तरीके से। स्नोब इफ़ेक्ट क्या होता है, स्नोब इफ़ेक्ट होता है कि कोई चीज़ की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो रेयर है ना। डायमंड है, उसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है, इसलिए पैसे वाले प्रिफर करते हैं क्योंकि वो रेयर है, हर किसी के पास नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड है। चाहे उसकी प्राइस कितनी भी ज़्यादा है फिर भी जो जिनको ख़रीदना है वो उसको ख़रीदेंगे। तो ये सारे मांग के नियम के अपवाद हैं। ठीक है बच्चों,
चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसकी आगे की क्लास हम लेंगे कल, और कल जो इसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, गुड नाइट।